बउआ हो, नया चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये 3 प्रकार के कंपाउंड को पढ़ने के लिए चैप्टर बनाया गया है। पहला हम एल्डिहाइड्स को पढ़ेंगे क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के यौगिक होते हैं कीटोन्स, और तीसरे प्रकार के यौगिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम इन 3 प्रकार के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, इन कंपाउंड्स का कैरेक्टर चेक करेंगे, किस हिसाब से रिएक्शन करता है, और उससे भी पहले इस बात को पढ़ेंगे कि ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल किस क्रियात्मक समूह द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि हर एक जो कार्बन कंपाउंड है उस पर कोई ना कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है, और क्रियात्मक समूह यौगिक पर लगा हुआ ऐसा समूह होता है जो यौगिकों के गुणों को बदल कर रख देता है। अगर मेरे पास कोई अगर आए भी तो सर जी इसको समझ ना पाए, तो बेटा मैं अगर बात करूं, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप है। अभी दोनों का नेचर देखें, आपको सर जी दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों का नेचर सेम होगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों में डिफरेंट टाइप का क्रियात्मक समूह लगा के देखता हूं। बेटा मैंने इसमें एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह लगा दिया, और इस पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्रियात्मक समूह लगा दिया। अभी मैं चेक करूंगा, जब तक मेथिल दोनों में था या मिथाइल था, भैया दोनों के नेचर आपस में सेम थे। एक भी गुण ऊपर वाले मिथाइल में ऐसा नहीं था जो नीचे वाले मिथाइल ग्रुप में ना हो, सारे के सारे गुण एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे मैंने दोनों कंपाउंड्स पर क्रियात्मक समूह अलग अलग कर दिए, एक में एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह लगा दिया, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह लगा दिया, बेटा अब दोनों कंपाउंड्स के नेचर बदल गए हैं। और बेटा नेचर में बदलाव थोड़ा नहीं आया है, बहुत ज्यादा आया है, बहुत अधिक नेचर में बदलाव आया है। तो आप क्या बताओगे कि सर जी नेचर में बदलाव इन 2 ग्रुप की वजह से आए हैं, एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से ऊपर नेचर में जो चेंज आया होगा, और नीचे चेंज आया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। इसको आप पी सकते हैं, इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है और ज्यादा पीने से मृत्यु भी हो सकती है। तो दोनों के नेचर देखो कैसे बदल गए, केवल ग्रुप चेंज हुआ और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब है किसी भी यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह पर। किसी भी यौगिक के जो गुण होते हैं वो क्रियात्मक समूह पे डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि यौगिक के क्रियात्मक समूह पे डिपेंड करते हैं, हम भी इस चीज को चेक कर लें कि हमारे पास कौन सा ऐसा क्रियात्मक समूह है जो यौगिकों के गुणों को चेंज करते हुए एल्डिहाइड में बदल सकता है, कीटोन में बदल सकता है, या यौगिक के गुणों को चेंज करते हुए काहे में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम लोगों को पता चला पहले कि एक क्रियात्मक समूह है कार्बोनिल। यह कार्बोनिल क्रियात्मक समूह ही एल्डिहाइड भी बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। तो मुझे सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए ये कार्बोनिल समूह होता कैसा है। तो देखो मैंने कार्बोनिल समूह के विषय में कुछ आपके लिए यहां विशेषता लिखी है, कुछ इसकी संरचना के विषय में, बनावट के विषय में लिखा है। इसको पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है, कहता है क्रियात्मक समूह होता है एक, तो ये कार्बोनिल समूह वह क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन के द्वारा, कार्बन द्विआबंध के द्वारा या द्विबंध के द्वारा किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। अगर मैं बनाऊं तो कार्बन द्विआबंध के द्वारा किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। लेकिन अभी मुझे मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका काम तो हो गया, वैलेंसी 2 मिल गई। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अभी तो 2 ही बॉन्ड जुड़े हैं, 2 बॉन्ड और रहेंगे। तो बोला कि कार्बन जो होता है वो द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन से तो जुड़ा होता है, साथ ही जबकि उसकी शेष 2 संयोजकताएं, किसकी शेष 2 संयोजकताएं, कार्बन की शेष 2 संयोजकताएं जो बचती हैं वो मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं। तो मैंने उन 2 मुक्त संयोजकताओं को इस प्रकार से बना दिया, फ्री। अच्छा, इस पर मैंने कोई ग्रुप अभी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये संयोजकताएं अभी कैसी हैं, फ्री हैं। जोड़ेंगे तो फिर वो संयोजकता काम में आएंगी, यूज में आएंगी। अभी आगे कहता है इसे प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाए। तो बेटा प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखते हैं, मैंने यहां डेफिनेशन पे लिख रखा है कि प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जहां कार्बन की जो 2 मुक्त संयोजकताओं की बात करेगा, हम इन 2 वैलेंसी की बात करेंगे, एक इस वाली वैलेंसी की, एक इस वाली वैलेंसी की। बाकी 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। अब बात आती है कि सर जी आपने बताया कार्बोनिल समूह क्या होता है, ये तो पता चल गया।
लेकिन कार्बोनिल समूह से आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं? तो बेटा उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन विशेष परिस्थितियों को यहां चेक करेंगे। सबसे पहले हम उस विशेष परिस्थिति में चेक करेंगे कि एल्डिहाइड कब बनता है। तो मैं यहां लिखूंगा कि अगर मैं अपने कार्बोनिल समूह को एल्डिहाइड समूह में चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूं? तो मैंने यहां लिख रखा है कि अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कार्बोनिल समूह हमारा एल्डिहाइड समूह कैसे बनाकर तैयार करता है। एल्डिहाइड समूह, बेटा एल्डिहाइड समूह में तो कुछ विशेष पॉइंट लिखे जाएंगे। कैसा विशेष पॉइंट लिखा जाएगा? पहला, एल्डिहाइड समूह में कार्बन की जो दो मुक्त संयोजकताएं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी उसको भूल जाओ, वो तो अपने आप को सेटिस्फाई किए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो कार्बन की दो फ्री संयोजकताएं बचती हैं, फ्री वैलेंसी बचती है, उन दो वैलेंसीज में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़नी अनिवार्य है। एल्डिहाइड ग्रुप तब बनकर तैयार होगा जब कार्बन की दो मुक्त संयोजकताओं में से कम एक संयोजकता किससे जुड़े? हाइड्रोजन से जुड़े। तो मैं पहली चीज लिखूंगा, एल्डिहाइड समूह कब बनता है? जब कार्बन की दो मुक्त संयोजकताओं में से कम से कम एक संयोजकता, कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़े। अब बात आती है सर जी एक संयोजकता के विषय में तो बता दिया कि कम से कम एक जो वैलेंसी हो वो हाइड्रोजन से जुड़े, दूसरी वैलेंसी किससे जुड़े? देखो बेटा यहां लिखा है मैंने कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़े, मतलब एक तो जुड़नी ही है हाइड्रोजन से। आप चाहें तो दूसरी संयोजकता भी हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं दूसरी संयोजकता के विषय में लिखता हूं कि दूसरी जो संयोजकता है, एक संयोजकता तो मैंने हाइड्रोजन से अटैच कर दी, दूसरी वैलेंसी को मैं किससे अटैच करूंगा उससे किसकी भी बात कर लेते हैं। जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल या एरिल या हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े। तो ये दूसरी वाली संयोजकता की बात हो गई। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कहता है जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, एरिल ग्रुप से जुड़ जाए, या फिर दूसरी संयोजकता किससे जुड़ जाए? हाइड्रोजन से। लेकिन अगर मैं इस बेसिस पर देखूं तो इसमें से एक चीज कंफर्म है, एक संयोजकता हाइड्रोजन से जरूर जुड़े। बेटा अगर एक संयोजकता हाइड्रोजन से जरूर जुड़े तो उसके लिए ग्रुप कैसा हो जाएगा इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दो लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड हो, और इनमें दोनों नंबरों को पढ़ने से मुझे यह पता चला कि एक संयोजकता तो भैया हाइड्रोजन से जोड़नी ही पड़ेगी, दूसरी संयोजकता की जगह पर आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हो, एरिल ग्रुप भी लगा सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूं, एल्डिहाइड के लिए मैं एक संयोजकता हाइड्रोजन से तो जोड़े देता हूं कंफर्म करते हुए। अब दूसरी संयोजकता में तो कुछ भी लग सकता है, तो इस ग्रुप का एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये भी एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। बेटा इसको लोग लिखते भी कैसे हैं और इसको डिजाइन में लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। सेम फॉर्मूला लिखा गया है, बशर्ते अलग अलग एंगल पर लिख दिया गया है, जिससे कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट परेशान हो जाता है। वो सोचता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला मैंने सिंगल बॉन्ड CHO पढ़ा है और सर जी ने तो सिंगल बॉन्ड लगाया, C लगाया, डबल बॉन्ड O और H। कनेक्टिविटी याद रखना है। कनेक्टिविटी कैसे याद रखनी है? यहां से देखकर आप नहीं पहचान सकते। इससे क्या लगेगा? कार्बन किससे कनेक्ट है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से। ये कनेक्टिविटी नहीं है भैया। कनेक्टिविटी क्या है? कार्बन किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से, और कार्बन ही कनेक्ट है हाइड्रोजन से भी।
ये एक साथ लिख दिया गया। तो अगर मैं एक एल्डिहाइड समूह को इस प्रकार से लिखूं तो बेटा ऐसी सिचुएशन पे एल्डिहाइड समूह 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी मैं एक और बात करूंगा यहीं पर कि अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र की बात होगी भैया, देखो कैसे कैसे एल्डिहाइड को लिखा जा सकता है। पहली बात तो आपने इस बात को पढ़ रखा है कन्फर्म, भैया ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक संयुक्ता हाइड्रोजन से जुड़ी है, दूसरी संयुक्ता किससे किससे जुड़ सकती है, मैं उसको बात करता हूं, एल्किल ग्रुप से। अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा तो हम यहां क्या लिख देंगे, आर। आर का मतलब समझ गए होगे, वही मैं दोबारा क्या मैं 20वीं बार ये दोहरा रहा हूं बात कि जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा। तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र पहला हो गया। अगर मैं एल्डिहाइड का दूसरा सामान्य सूत्र पढ़ता हूं तो बेटा कह रहा था एल्किल ग्रुप की जगह पर कौन सा ग्रुप लगा सकते हो, एरिल ग्रुप लगा सकते हो। बेटा एरिल ग्रुप लगेगा तो सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, और एरिल ग्रुप को आप कहां से लिख देते हो, ए आर से। अच्छा जी, एरिल ग्रुप का मतलब है बेंजीन, आप इस पर बेंजीन लगा सकते हो। एल्किल ग्रुप का मतलब वही कार्बन वाली बात, हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा, और एरिल की जगह पर आप इसको लगा सकते हो, बेंजीन को। अभी तीसरा नंबर और कहता है हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, कहीं लिखा था, हाँ ये हाइड्रोजन परमाणु से भी जुड़ सकता है। बेटा हाइड्रोजन परमाणु से भी जुड़ता तो फॉर्मूला क्या बनता, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभी एक चीज इसमें से मेरे से लिखना छूट गया है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। बाय चांस कोई पूछता है एल्डिहाइड ग्रुप में आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आपने ये भी बताया कि ग्रुप में हाइड्रोजन कार्बन की एक मुक्त संयोजकता से जरूर जुड़ेगा, उसे कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है और उसके किस किस प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। इस टाइप का भी हो सकता है एल्किल ग्रुप के साथ, इस टाइप का कंपाउंड एरिल ग्रुप के साथ, और ये कंपाउंड हो सकता है जब दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन से। लेकिन अभी एक बात चेक कर लेते हैं कि सर जी इसके फॉर्मूले क्या होंगे। तो बेटा क्योंकि जगह कम है भैया, फॉर्मूले हम यहां नीचे लिखेंगे, इसके फॉर्मूले लिखेंगे लेकिन फॉर्मूले का नाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का नाम जो है नामकरण, वो हम जब नामकरण सीख रहे होंगे तब उसको पढ़ेंगे। अभी केवल एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, आर की जगह पर मैं कोई एल्किल ग्रुप यूज करना चाहूं तो एल्किल ग्रुप हो जाएगा बेटा CH3 एल्किल ग्रुप, बाकी ग्रुप को क्या लिख सकते हो, CHO। सेकेंड एग्जाम्पल देखो एरिल ग्रुप, तो C6H5 बेंजीन लगा दिया, बाकी ग्रुप क्या है, CHO। और बेटा हाइड्रोजन के लिए तो लिखा ही है फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला कर लेते हैं इसमें से, C2H5 CHO। इस प्रकार से आप ना जाने कितने एल्डिहाइड के फॉर्मूले बना सकते हो। अब बस आप ये फ्री वैलेंसी है, इसकी जगह पर कोई ना कोई ग्रुप रखते चले जाओ, एल्किल ग्रुप रखो, चाहे एरिल ग्रुप रखो, चाहे हाइड्रोजन से उसको बैलेंस कर दो। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हो गई एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ते हैं कि कीटोन ग्रुप कैसे बन सकता है। तो भैया कीटोन ग्रुप की इंफॉर्मेशन लेते हैं सबसे पहले। कीटोन समूह, या बेटा इसको कीटोनिक समूह भी कहते हैं, और कीटोनिक समूह में भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखूंगा। जैसे फर्स्ट नंबर पर अगर मैं चलूं, मेरी पहली इंफॉर्मेशन है कि कार्बोनिल ग्रुप में क्या किया जाए कि ये कीटोन ग्रुप बन जाए। भैया कार्बोनिल ग्रुप में जो दोनों संयोजकताएं हैं फ्री कार्बन की, इन दोनों में से किसी में हाइड्रोजन लगने ही ना दिया जाए, दोनों संयोजकताओं को एल्किल या एरिल ग्रुप से जोड़ा जाए, चाहे वो पहली मुक्त संयोजकता हो चाहे वो दूसरी मुक्त संयोजकता हो। तो मैं इस बात को लिखूंगा कि कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकताएं ये शब्द बड़ा ध्यान रखना, समान या असमान, एल्किल या एरिल, समूह से जुड़ी हों।
तो बेटा इसमें से एक डिफरेंस सुनने को मिला, उसमें से क्या था कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़नी चाहिए थी। इसमें उसने बोल दिया हाइड्रोजन से हमारा कोई मतलब नहीं, जो दोनों वैलेंसी जुड़ेंगी वो दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ेंगी, समान या असमान, एल्किल या एरिल। कहने का मतलब है अगर एल्किल समूह लगे तो दोनों संयोजकताओं में लगे हुए एल्किल समूह एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं और एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं, और एरिल समूह लगा तो दोनों जगहों पर लगा हुआ एरिल समूह समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं कीटोन के फॉर्मूले को पढ़ना चाहूं तो बेटा कीटोन के फॉर्मूले को अगर पढ़ें तो मैं यहां लिख सकता हूं कीटोन के फॉर्मूले के लिए सेकेंड नंबर पर अगर मैं चेक करता हूं, सी डबल बॉन्ड तो ओ जुड़ा ही था, कहता जो दोनों मुक्त संयुक्ताएं उसमें एल्किल या एरिल ग्रुप लगे हो। अभी मैं लिखता हूं, मैं पहले एल्किल ग्रुप लगा देता हूं, यहां भी एल्किल ग्रुप और यहां भी एल्किल ग्रुप। अभी सोचने वाली बात है, जहां मैं एक काम कर लेता हूं, इसको आर डैश लिखता हूं, जहां आर की वैल्यू आर डैश के बराबर भी हो सकती है। अब ये कैसी बात होगी कि आर की वैल्यू आर डैश के बराबर, कहने का मतलब है मेथाइल ग्रुप यहां लगेगा तो ये भी मेथाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप यहां लगा ये भी एथाइल ग्रुप लगेगा। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, एक और लिख सकते हैं कि एरिल ग्रुप जो लगा, एरिल ग्रुप को क्या लिखें, ए आर, इसमें से भी एरिल ग्रुप पहला दूसरे वाले एरिल ग्रुप के आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं जहां ए आर इज इक्वल टू ए आर डैश। इसका मतलब अगर बेंजीन का वाला ग्रुप फेनिल ग्रुप यहां लगा, यहां भी फेनिल ग्रुप लगेगा। अभी सोचने वाली बात, अगर मैं एक चीज को बताऊं इसमें से, इसको सी डबल बॉन्ड ओ लिखा, अगर यहां मैं CH3 लगाता हूं यहां भी CH3 लगाता हूं, इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं CH3CO CH3, CH3CO CH3। अभी चेक करोगे कीटोन के दोनों ओर लगे हुए ग्रुप बिल्कुल समान है, इसको कहते हैं सममित कीटोन। अगर सोचो एक जगह मैं C2H5 लगा देता तो मैं उस जगह भी लिखूंगा जहां R डैश की वैल्यू बराबर है, जहां AR और AR डैश की वैल्यू बराबर है, मतलब दोनों ओर लगे हुए ग्रुप सेम हैं। इस प्रकार के कीटोनों को बेटा क्या कहा जाएगा, सममित कीटोन। और मैं इस जगह पे लिखूंगा, लेकिन जहां R इज नॉट इक्वल टू R डैश और AR इज नॉट इक्वल टू AR डैश। अगर बेटा R डैश के बराबर ना हुआ, अर्थात दोनों ओर लगे हुए ग्रुप एक दूसरे से कैसे हुए, अलग, या AR की वैल्यू AR से अलग हुई, AR डैश से अलग हुई, इसका मतलब CO के दोनों ओर लगे हुए ग्रुप अलग अलग हैं। और ऐसी सिचुएशन पे जो कीटोन बनकर तैयार होगा हम उसे क्या कहेंगे, असममित कीटोन, असममित। अच्छा, अभी इसके लिखने के बाद एक और काम कर लेते हैं, इस बात को चेक कर लेते हैं कीटोन के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। इसको भी देखते हैं कीटोन का फॉर्मूला किस किस टाइप से लिखा जा सकता है। तो बेटा पहला फॉर्मूला लिखा जा सकता है, देखो कैसे, मैं एल्किल ग्रुप पे लिख के दिखाता हूं। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ को CO भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना है सी और O के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल। लिखा नहीं है अभी मैंने, लेकिन डबल बॉन्ड है। अब इन दो वैलेंसी जो यहां गई थी उसको मैंने फ्री किया, इस जगह पर मैंने CH3 जोड़ा और इस जगह पर भी मैंने CH3 जोड़ा। सम्मित कीटोन में जाएगा कि असम्मित कीटोन में आएगा, सम्मित कीटोन में। अभी एक और एग्जांपल इसका लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, या CO को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। फिर मैंने लिख दिया C2H5, अगर मैं इसको चेक करूंगा असममित कीटोन में से जाएगा। अभी मैंने एल्किल ग्रुप तो लगा के बना लिए, एक एरिल ग्रुप को लगा के भी बना लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। बेटा अगर देखा जाए दोनों ग्रुप एरिल हैं और ऐसा कीटोन सम्मित कीटोन की श्रेणी में आता है। अभी एक और फॉर्मूला इसका चेक कर लेते हैं अगर, तो बेटा इसका लास्ट फॉर्मूला देखते हैं,
HO5 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 असममित कीटोन का एग्जाम्पल है। तो बेटा इस प्रकार से कीटोन बनाए जा सकते हैं। कीटोन में फिर से याद रखना, एल्डिहाइड में मैंने बताया एक वैलेंसी जुड़नी अनिवार्य है, किससे? हाइड्रोजन से। कीटोन में दोनों वैलेंसी या तो एल्किल ग्रुप से जुड़ो या एरिल ग्रुप से जुड़ो, तभी बन के तैयार होगा। लास्ट में चलते हैं सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर कैसे तैयार किया। तो जो विशेषता कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की है उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहां लिखूंगा कि अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल को या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी उसे कहते हैं। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में जैसे उनके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां थी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए भी कुछ विशेष परिस्थिति है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए विशेष परिस्थिति क्या है? कार्बन की जो वो दो मुक्त संयुक्ताएं हैं उनमें से कम एक संयुक्ताएं OH ग्रुप से जरूर जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जरूर जुड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा कार्बन की एक मुक्त संयोजकता सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ी होती है। एक संयोजकता को तो मैंने बता दिया कि भैया एक संयोजकता जो रहेगी वो सिंगल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगी? OH से। C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ेगा। दूसरी वैलेंसी को पढ़ने के लिए मैं इसको भी पढ़ लूं सबसे पहले। अगर एक वैलेंसी OH से जुड़ गई तो इस ग्रुप को लिखा कैसे जाएगा? सिंगल बॉन्ड C डबल OH, या इसी को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इसको लिखने के तरीके मैंने इसलिए पढ़े क्योंकि मुझे अभी लिखना पड़ेगा ये ग्रुप किस किस टाइप से लिखा जा सकता है। तो एक वैलेंसी तो मैंने फिक्स कर ली भैया, सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जरूर जुड़ेगा, या जिसे एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट वैलेंसी को देखते हैं कि दूसरी वैलेंसी किससे जुड़ेगी। जबकि दूसरी संयोजकता एल्किल, एरिल या हाइड्रोजन से जुड़ सकती है। तो मुझे दोनों संयोजकताओं के विषय में नॉलेज हो गया। भैया पहली संयोजकता OH से जुड़ना चाहिए, दूसरी संयोजकता में आप एल्किल रख सकते हो, एरिल ग्रुप को रख सकते हो या हाइड्रोजन को रख सकते हो। इस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे चेक करेंगे? इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक वैलेंसी जुड़ी है, दूसरी वैलेंसी किसी से भी जुड़ सकती है। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या इसी वैलेंसी को ऐसे एक और प्रकार से लिख सकते, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये तो हो गया कि ग्रुप को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, और हर एक प्रकार में लिखने में मैंने एक वैलेंसी को OH से जरूर कनेक्ट किया है, डिफरेंट एंगल पे लगा लगा कर बनाए गए हैं। अभी चेक करेंगे कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र का नाम आएगा। तो बेटा सामान्य सूत्र में तो आप इस सभी लोग इस बात को जानते हो कि एक वैलेंसी जो OH से जुड़ी है, दूसरी तो R एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप AR, या किससे जुड़ जानी है? हाइड्रोजन से। तो मैं लिख भी देता हूं कैसे कैसे। एक वैलेंसी R से जुड़ी, दूसरी OH से जुड़ी है, AR से भी जुड़ सकती है, और तीसरी वैलेंसी H से भी जुड़ सकती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। भैया इनके एग्जाम्पल बेस्ड भी बता दूं,
क्योंकि R की जगह पे आप मैंने बताया कार्बन वाली स्थिति का डबल से एक ज्यादा रख सकते हो हाइड्रोजन। AR का मतलब बेंजीन ग्रुप लगाया जा सकता है। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो भैया इसका अगर मैं एग्जाम्पल चेक कर लेता हूं तो R की ग्रुप की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप रख दिया जाए, मैं कोई एक एल्किल ग्रुप रखे देता हूं C3H7, ये तो भैया R की जगह पर हो गया। इसके बाद क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसको एक प्रकार से बेटा और लिख सकते हो, कैसे, C3H7 C डबल OH, C3H7 C डबल OH। अभी एक और फॉर्मूला लिख देते कि अगर बेंजीन ग्रुप लग जाता तो क्या बनता। मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, C6H5 C डबल O और H, C डबल O और H। इस प्रकार से बेटा कार्बोनिल ग्रुप से एल्डिहाइड को भी बनाया जा सकता है, कार्बोनिल ग्रुप से कीटोन ग्रुप को भी बनाया जा सकता है, और कार्बोनिल ग्रुप से ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को भी बनाया जा सकता है। जब कार्बोनिल ग्रुप में इतनी विशेषताएं हैं तो अब हम एक चीज और पढ़ेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में जो क्रियात्मक समूह है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो मैं जान गया कि ये तीन तीन ग्रुप को बना सकता है। फिर अब हम चेक करेंगे कि एक बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड की लेंथ कितनी है, कार्बोनिल ग्रुप में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रखता है। इन सब चीजों को पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो भैया सबसे पहले अलग से एक कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। सबसे पहला चेक करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में कितने बॉन्ड सिग्मा हैं और कितने बॉन्ड पाई हैं। आपने इस बात को तो पहले भी पढ़ रखा होगा कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई को, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी चेक करेंगे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप में से ये बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो C और O के बीच में बॉन्ड बना ये डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड कौन सा रहने वाला है, पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। तो मैं सबसे पहली विशेषता क्या लिखूंगा कि कार्बोनिल समूह में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 3, इसमें 3 सिग्मा आबंध, और बेटा पाई बॉन्ड में गिनूंगा कितना होता है, 1, तथा 1 पाई आबंध पाया जाता है या आबंध होता है। अब बेटा सेकेंड नंबर पे मैं निकालूंगा कि इसके कार्बन परमाणु पर संकरण कैसा होता है, किस टाइप का संकरण होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। संकरण, बेटा संकरण को निकालने का एक फॉर्मूला है, हाँ, सिग्मा आबंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। जिसने बॉन्ड बना लिया है उसको तो हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसने बॉन्ड नहीं बनाया उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस फॉर्मूले सिग्मा आबंधों की संख्या प्लस लोन पेयर, अब इस फॉर्मूले से मुझे मिलता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल, जिससे मुझे संकरण का ज्ञान होता है। चालू करते हैं, देखो अपने स्टार्ट करते हैं अपने वाले पर। बेटा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3, कार्बन एटम से रिलेटेड 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो मैंने सबसे पहले 3 लिख दिया, प्लस अब मुझे लोन पेयर लिखना होगा। तो अभी आप सोच के बताओ इस चीज को, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 4 में से 2 ने ये वाले बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, 2 ने ये बॉन्ड बनाया, इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में लग गए। इसका अर्थ है कि कार्बन पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर पाया नहीं गया, क्योंकि किसी प्रकार का लोन पेयर नहीं पाया गया, लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 0। फिर से मैं देखा लोन पेयर कैसे बनता, अगर ऐसा कभी होता, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कभी होता कि कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 संयोजकता होती है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते, 2 अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बनाते, तो हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर। जैसे होता क्या है, जल का फॉर्मूला अगर मैं चेक करता हूं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 6 में से देखो 1 ये बॉन्ड बना लेता है, अब कितने बचे, 5,
5 में से एक ये वाला बॉन्ड बना लेता है। अब कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। तो इसका मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए। इस सिचुएशन पर बेटा हम अगर चेक करते हैं लोन पेयर की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन क्योंकि कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में 4 होती है और चारों इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो लोन पेयर है ही नहीं। दोनों का योग निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 3। और जब 3 आता है तो मैं चेक करूंगा, पहला ऑर्बिटल s का होगा और बाकी कितने ऑर्बिटल बचे? 2। 3 थे, एक s का हो गया, बाकी 2 p के। तो संकरण का प्रकार क्या हो गया? sp2। यही हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता, एक s का होता, p के 3 होते, sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते, sp। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 थे, संकरण का प्रकार क्या रहेगा? sp2। तो मैं बताऊंगा कार्बन परमाणु पर, कहां? कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। अभी एक और इसमें से इंपॉर्टेंट चीज चेक करेंगे संकरण के बाद कि बेटा संकरण पाया गया। अभी एक चीज और चेक करेंगे कि अगर कार्बन परमाणु ने मेनली अगर देखा जाए तो 3 दिशाओं में बॉन्ड बना रखे हैं, पहली डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन। मैं चेक करूंगा कि तीनों डायरेक्शन में जो 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, ये बॉन्ड के बीच का एंगल कैसे कितना होगा? तो बेटा क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है तीनों बॉन्ड जो होंगे वो एक दूसरे से बराबर बराबर एंगल पे होंगे। लोन पे, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर लोन पेयर होता कार्बन पर तो वो बॉन्ड के एंगल को चेंज कर देता है, लेकिन हमने भी पढ़ा कि लोन पेयर तो है ही नहीं, इसका मतलब बॉन्ड का एंगल चेंज होने वाला नहीं। और तीनों बॉन्ड जो होंगे वो एक दूसरे से बराबर एंगल बनाएंगे। अभी चेक करते हैं टोटल एंगल कितने डिग्री का होता? 360। उसमें से 3 बॉन्ड अगर बने हैं तो कितने कितने डिग्री का एंगल बनाकर तैयार करेंगे? 120, 120, 120। मतलब आबंध कोण बेटा कितना होता है, या बॉन्ड एंगल जिसको कहते हैं 120 डिग्री होता है। अभी एक और चीज चेक करते हैं, बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है। तो बेटा अगर मैं बताऊं ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लेंथ तो इस बात पे डिपेंड करती है कि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है, कि यहां पर OH जुड़ा है, कि यहां पर एल्किल ग्रुप जुड़ा है, कि यहां एरियल ग्रुप जुड़ा है। तो मैं इस बॉन्ड की बात तो नहीं बता सकता, बिकॉज इस बात बॉन्ड की बात तो कोई तब तक नहीं बता सकता जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि यहां पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, या एथाइल ग्रुप जुड़ा है, या फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। लेकिन हां, क्योंकि इस बॉन्ड में हमें फिक्स है कि एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, हम इस बॉन्ड की लेंथ को फिक्स बता सकते हैं। तो बेटा मैं लिखूंगा C तथा O के मध्य बने आबंध की लंबाई लंबाई 120 एंगस्ट्रॉम होती है। अभी एक और लास्ट नंबर इसमें से अगर मैं चेक करूं तो मैं चेक कर सकता हूं, क्या चेक कर सकते हैं बेटा? अब आप इस बात को देखोगे, मैं ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कुछ देर के लिए मिटाता हूं। अभी चेक करो C और O में अगर चेक करते हैं, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर सकता है, ये बॉन्ड किसकी ओर खिसक जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। और क्योंकि ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएंगे, आंशिक रूप से ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जबकि कार्बन पर पार्शियली कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, इसका मतलब एक निगेटिव पोल यहां उत्पन्न हो गया, ऋणावेशित ध्रुव, और एक धनावेशित ध्रुव यहां उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये काहे का निर्माण करता है? द्विध्रुव का निर्माण करता है। और क्योंकि द्विध्रुव का निर्माण करता है, इसका कोई ना कोई द्विध्रुवा गुण होगा। तो हम इस बात को भी लिखेंगे
एक तो ये लिखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, ध्रुवीय, प्लस और माइनस को क्रिएट करता है। C तथा O के बीच बना आबंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और इसमें से एक चीज, अगर ये बॉन्ड बेटा ध्रुवीय होता है तो इसका कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो बेटा इसको भी लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 डेबाय से 2.8 डेबाय तक होता है। तो बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक यूनिट डेबाय भी है, तो इसकी वैल्यू 2.3 डेबाय से लेकर 2.8 डेबाय तक होती है इसकी वैल्यू। जहां जो 1 डेबाय होता है वो 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर के बराबर होता है। तो मैं यहां लिखे देता हूं, हाँ 1 डेबाय की वैल्यू। तो बेटा ये हो गई कार्बोनिल ग्रुप की क्या होती है विशेषता। इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने लिखी। तो बेटा अब आगे पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा नंबर है इसमें से, क्या कि हमने कार्बोनिल ग्रुप को भी पढ़ा, इसमें भी डबल बॉन्ड पाया जाता है। और मैं एल्कीन ग्रुप को अगर पढ़ता हूं तो एल्कीन ग्रुप पर भी डबल बॉन्ड पाया जाता है, बशर्ते दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बोनिल समूह में, कार्बन और कार्बन के बीच पाया जाता है डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप में। अभी चेक करते हैं क्या ये दोनों डबल बॉन्ड क्योंकि बनाते हैं, क्या इनमें कोई तुलना की जा सकती है, कंपेयर किया जा सकता है। तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि इन दोनों के गुणों में क्या तुलना की जा सकती है। सबसे पहली बात तुलना क्या की जा सकती है बेटा, सबसे पहले काफी चीजें तो सेम है। जैसे अगर मैं इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनूं और इसके सिग्मा पाई बॉन्ड गिनूं, दोनों आपस में बराबर मिलेंगे। सोचने वाली बात है, कहोगे सर जी इसमें तो ये भी दो बॉन्ड लगे हैं, लेकिन जब मैं इस कार्बन की बात करूंगा मैं ये और ये वाला बॉन्ड केवल गिनूंगा, उस बॉन्ड को नहीं गिन सकते, वो दूसरे वाले कार्बन का है। तो दोनों में सिग्मा और पाई आबंध आपस में कैसे होते हैं, सेम। तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में सिग्मा तथा पाई आबंध आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। पहला कंपेयर कि दोनों में सिग्मा और पाई बॉन्ड, मैं इसमें भी देखूंगा ये सिग्मा यहां सिग्मा और एक पाई, इसमें भी सिग्मा 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 और पाई। अगर बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या सेम है तो पक्का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा होगा, सेम होगा। दोनों में sp2 संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है। और एक बात मैं बेटा लिखना भूल गया पिछले वाले आर्टिकल पर, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। इनकी संरचना कुछ इस त्रिकोणीय होती है। मैंने बताया ना यहाँ पे कि अगर तीनों का बॉन्ड एंगल जो है वो 120 120 120 है, अगर 120 120 है तो ये कैसी संरचना में होगा, त्रिकोणीय। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे, संकरण पाया जाता है तथा इनकी संरचना समतल त्रिकोणीय होती है, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं इसको, समतल त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय होती है। बेटा थर्ड नंबर चेक करेंगे अगर इसको, तो हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड एंगल भी देखेंगे तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा, दोनों
का आबंध कोण 120 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं दोनों के द्विध्रुव नेचर को देखता हूं, देखो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट थी, इसलिए जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन की ओर खिसक जाता था, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता था थोड़ा सा आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता था। लेकिन जब मैं एल्कीन को चेक करता हूं, अभी सोचने वाली बात है, ये बॉन्ड जो डबल बना हुआ है ये कार्बन और कार्बन के बीच बना हुआ है, दोनों के बॉन्ड को खींचने की क्षमताएं आपस में कैसी हैं? सेम। क्या बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये ध्रुवीय अणु नहीं है, तो हम इसको बताएंगे। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है जबकि एल्कीन अध्रुवीय होते हैं। एल्कीन का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एल्कीन अध्रुवीय होते हैं। अभी एक और चीज ले लेते हैं, अगर कार्बोनिल ध्रुवीय होता है तो इसका द्विध्रुव गुण निकल सकता है, विद्युत द्विध्रुव गुण, लेकिन एल्कीन का विद्युत द्विध्रुव गुण कितना होता है? 0। तो मैं लिखता हूं कार्बोनिल ग्रुप का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2.3 से लेकर 2.8 डेबाय तक। लेकिन मैं एल्कीन ग्रुप का अगर चेक करता हूं तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो बेटा अगर मैं चेक करूं तो इतना दोनों के बीच में गुणों की तुलना की जा सकती है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों के अगर गुणों की तुलना करूंगा मुझे इतने प्रकार की समानताएं और कुछ प्रकार के डिफरेंस मिलते हैं। बेटा बाकी जो एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण है इसको पढ़ेंगे हम लोग कल।